जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम 7 जुलाई 2025 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये जानकारी यूपीएससी और जुडिशियल परीक्षाओं की तैयारी के लिहाज से काफ़ी अहम है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारत और त्रिनिदाद और टोबैको के बीच बढ़ते रिश्ते। भारतीय प्रधानमंत्री की त्रिनिदाद और टोबैको यात्रा हुई है अभी। ये 26 साल बाद किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा थी। हाँ, 1999 के बाद पहली बार। तो ये अपने आप में ऐतिहासिक है बिल्कुल। और इस मौके पर उन्हें वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको भी मिला। जी हाँ, ये एक बड़ा सम्मान है। और कई महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जैसे त्रिनिदाद अब भारत की अगुवाई वाले CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, CDRI, और साथ ही ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी सदस्य बन गया है। बिल्कुल। और स्थानीय विकास के लिए क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स पर भी सहमति बनी है। फार्मा सेक्टर में MOU हुआ है। और एक बहुत बड़ी बात है UPI की। हाँ, वही मैं कहने वाली थी। सबसे खास बात, त्रिनिदाद और टोबैगो UPI अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। ये वाकई में सिग्निफिकेंट है। UPI, भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम, अब कैरिबियन तक पहुंच रहा है। और साथ ही छठी पीढ़ी तक के प्रवासी भारतीयों को OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड भी मिल सकेगा। ये सब दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं, ये 180 साल पुराना इतिहास है। वो 1845 में जब गिरमिटिया भारतीय वहां पहुंचे थे। सही कहा। ये समझौते सिर्फ औपचारिक नहीं लगते, बल्कि एक गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव को दिखाते हैं। हाँ, और UPI को अपनाना सिर्फ पेमेंट की सुविधा नहीं है, ये कैरिबियाई क्षेत्र में भारत के डिजिटल फुटप्रिंट के विस्तार की संभावना है। और OCI कार्ड का विस्तार दिखाता है कि भारत अपने डायस्पोरा से सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी जुड़ना चाहता है। बिल्कुल। और CDRI और बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होना वो दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल मुद्दों पर सोच भी मिल रही है। सही। डिजिटल डिप्लोमेसी और डायस्पोरा डिप्लोमेसी दोनों का अच्छा मेल है। हाँ। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ, खासकर MSME और सहकारी क्षेत्र पर। 5 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स था। जी हाँ, और इस बार फोकस MSME सशक्तिकरण पर था। इसमें PM विश्वकर्मा योजना की भूमिका काफी अहम है। हाँ, ये योजना कारीगरों को काफी रियायती दर 5 से 7% पर लोन, मार्केट लिंकेज और स्किल ट्रेनिंग देती है। भारत में सहकारिता की सफलता की कहानियां तो हैं ही, जैसे अमूल है, IFFCO है, लिज्जत पापड़, ये सब बड़े नाम हैं। निर्भर भारत के लक्ष्य के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी हैं, जैसे रेगुलेटरी ओवरलैप है, कई सारे कानून, फिर डिजिटल गैप, टेक्नोलॉजी अपनाने में थोड़ी हिचक, और कभी-कभी गवर्नेंस के मुद्दे भी। तो इनसे निपटने के लिए क्या करना होगा? देखिए, रेगुलेशन को सरल बनाना होगा, ONDC जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा, और कूपमेट जैसे ब्रांड्स को शायद बढ़ावा देना होगा ताकि ये सही मायनों में आत्मनिर्भर बने। कूपमेट जैसा ब्रांड, अच्छा, ये देखना दिलचस्प होगा कि प्राइवेट ब्रांड्स के सामने कैसे टिकते हैं। खैर, इसी अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक और अहम पहलू है गिग इकोनॉमी। हाँ, गिग इकोनॉमी। यूनियन बजट 25-26 में गिग वर्कर्स को औपचारिक मान्यता तो मिली, लेकिन जो PLFS सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो रोजगार के आंकड़े देता है, हाँ, उसमें अभी भी इनके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं है। इससे डेटा और पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत आती है। बिल्कुल। और अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या बढ़कर 2.3 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। इतनी बड़ी वर्कफोर्स। हाँ, लेकिन बिना सटीक डेटा के नीतियां कैसे बनेंगी? फिलहाल इनकी औसत कमाई 15-20 हजार मासिक के आसपास है। कोई न्यूनतम मजदूरी की गारंटी नहीं, और अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। ये डेटा गैप वाकई एक बड़ी समस्या है। सोशल सिक्योरिटी और अधिकारों के लिए डेटा तो पहला कदम है। राजस्थान का जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट है, वो एक अच्छी पहल है। हाँ, वो एक मॉडल बन सकता है दूसरे राज्यों के लिए शायद, लेकिन क्या ये हर राज्य में लागू हो पाएगा, ये एक सवाल है। PLFS में सुधार, ई-श्रम पोर्टल से इंटीग्रेशन और कानूनी सुरक्षा, ये सब बहुत जरूरी है सेक्टर के भविष्य के लिए। सही बात है। बिना डेटा के पॉलिसी बनाना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। चलिए, अब थोड़ा ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025 की बात करते हैं। हाँ, जर्मनी में हुआ UNFCCC सत्र। इसमें एडेप्टेशन, फाइनेंस और जस्ट ट्रांजिशन पर काफी चर्चा हुई।
UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी, और ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन GGA के इंडिकेटर्स तय करने पर काम चल रहा है। हाँ, लेकिन क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर विकसित और विकासशील देशों के बीच तनाव साफ दिखा। ये तो हमेशा का मुद्दा है। विकासशील देश 2030 तक सालाना $1.3 ट्रिलियन की मांग कर रहे हैं। इतना बड़ा अमाउंट? हाँ, और जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसमें जरूरत तो खरबों डॉलर की है, लेकिन जमा हुए हैं सिर्फ कुछ 100 मिलियन। तो वादे और हकीकत में बहुत फासला है। ये गैप चिंताजनक है। हाँ, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत ने अपने अपडेटेड NDCs लक्ष्य जैसे नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी और एमिशन इंटेंसिटी में कमी वो समय से पहले ही हासिल कर लिए हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अपनी कमिटमेंट्स को लेकर सीरियस है, भले ही ग्लोबल फंडिंग में कमी हो। चलिए अब एक नजर डालते हैं रेगुलेटरी एक्शन पर। सेबी ने, मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, हमारे मार्केट रेगुलेटर ने, हाँ, उन्होंने अमेरिकी ट्रेडिंग फर्म जेन स्ट्रीट पर 4,843 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है और उसे भारतीय बाजारों से बैन भी कर दिया है। हाँ, आरोप है मार्किंग द क्लोज का, मतलब मार्केट बंद होने के समय कीमतों में हेरफेर करना। ये तो बड़ा गंभीर आरोप है। बिल्कुल, और सेबी का ये कड़ा कदम FPIs यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए एक साफ संदेश है कि भारतीय बाजारों में हेरफेर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर डेरिवेटिव्स जैसे कॉम्प्लेक्स सेगमेंट में पारदर्शिता जरूरी है। सही कहा, इससे छोटे निवेशकों का भरोसा भी बना रहेगा। अब कुछ और संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरें। जी, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से हैम रेडियो के जरिए पृथ्वी पर संपर्क साधा। हैम रेडियो, हाँ, शौकिया रेडियो ऑपरेटर्स का नेटवर्क। ये आपदा के समय काफी काम आता है। बिल्कुल, और बेंगलुरु स्थित CNS ने उद्योगों के लिए कम लागत वाला सल्फर डाइऑक्साइड SO2 सेंसर बनाया है। अच्छा, ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए अहम हो सकता है। हाँ, साथ ही AMU CNS ने ग्रीन सुपर कैपेसिटर के लिए एक बेहतर मटेरियल डेवलप किया है। ये EVs और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फायदेमंद होगा। ये भी क्लीन एनर्जी की दिशा में एक अच्छा कदम है। एक चिंता की बात भी है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM अप्रैल 2025 से बिना अध्यक्ष और सदस्यों की काम कर रहा है। ओह, ये तो ठीक नहीं है। ये संस्था 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज के अधिकारों की रक्षा के लिए है। लीडरशिप वैक्यूम ठीक नहीं। हाँ, ये चिंता का विषय है। और अंत में 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जी, वे भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे और आर्टिकल 370 को हटाने के मुखर समर्थक रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां, वैश्विक रिश्तों से लेकर घरेलू अर्थव्यवस्था, तकनीक और नियमों तक। उम्मीद है ये चर्चा आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार होगी। ऐसी ही और जानकारी और विश्लेषण के लिए जुडिशियल ड्रीम्स YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।